तो बच्चों कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको मिड टर्म एग्ज़ाम का एक इंग्लिश का सैम्पल पेपर करवाने वाला हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले बच्चों मैंने पार्ट 1 बिल्कुल आपको करवा दिया है। ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में बच्चों मैंने आपको सारे ग्रामर पोर्शन, राइटिंग पोर्शन और पैराग्राफ राइटिंग सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया है। इवन मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका होता है, ये फॉलोइंग टेक्स्ट को पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और किस तरीके से आप इनके आंसर ढूंढोगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई सा भी पैराग्राफ पढ़ने से पहले उसके क्वेश्चन को आपको पहले पढ़ना है, तब उस पैराग्राफ को आप पढ़ लेना, तभी उसके आंसर दे पाओगे। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको चीज़ जान लो, जैसे कि आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं और 80 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। बच्चों ये हमारा पहला सैम्पल पेपर है। इसके बाद मैं आपको सेकंड सैम्पल पेपर भी करवाने वाला हूं। तो भर भर के हमारी वीडियो पे लाइक एंड कमेंट जरूर करना आप, तभी आपको मज़ा आएगा और हमें भी मज़ा आएगा। क्योंकि जब जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमारा मोटिवेशन लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा ही बच्चों अपने लिटरेचर पोर्शन पे हम पहुंच जाते हैं। तो बच्चों लिटरेचर पोर्शन का पहला क्वेश्चन है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कहने का मतलब है बच्चों, 2 एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं, उसमें से हमें एक एक्सट्रैक्ट का आंसर करना है। तो मैं आपका पहला वाला भी समझाऊंगा, सेकंड वाला भी समझाऊंगा। तो पढ़ लेते हैं बच्चों। शी हैड बीन to the headmistress room, and as the and she came out, she noticed a girl playing the piano। कहने का मतलब है कि वो हेड मिस्ट्रेस के रूम में जाती है और वो नोटिस करती है कि एक लड़की है जो पियानो बजा रही है। इट फैसिनेटेड हर, और भाई ये देख के ना वो चौंक जाती है और उसको बहुत अच्छा लगता है। एंड शी थॉट ऑफ लर्निंग इट, और वो सोचती है कि काश मैं भी ये पियानो बजाना सीख पाती। बट हर टीचर्स डिस्करेज हर, ओनली 1% स्पॉटेड हर टैलेंट। और भाई जितने भी टीचर होते हैं ना, वो इसको डिमोटिवेट करते हैं, डिस्करेज करते हैं। कोई भी ये नहीं कहता कि बेटा तू आगे बढ़, सब कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकती, तू बहरी है, ये वे कहते हैं। लेकिन सिर्फ एक टीचर होता है जो उस लड़की का साथ देता है। अब उसका नाम आप कमेंट में बताओ कि कौन सी टीचर होती है जो एवलिन का साथ देती है। चलो अब इसके बेस पे बच्चों क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई डिड मोस्ट टीचर्स डिस्करेज हर। भाई उसको टीचर्स, काफ़ी टीचर्स ऐसे होते हैं जो डिस्करेज कर रहे होते हैं। तो क्या रीज़न होता है भाई डिस्करेज करने का। तो लिखेंगे मोस्ट टीचर्स डिस्करेज्ड हर बिकॉज दे डिड नॉट थिंक शी हैड अ टैलेंट फॉर म्यूजिक। वो सोचते थे कि उसके पास टैलेंट नहीं है, ऊपर से वो डेफ डेफ होती है और डम भी होती है। वो ना वो बोल पाती है ना वो सुन पाती है, सिर्फ सेंस कर पाती है उस चीज़ को। तो ये इस रीज़न से सब सोचते हैं कि जब वो जब बोल भी नहीं पाती, सुन नहीं पाती, तो ये पियानो कैसे सीखेगी। तो ये रीज़न इसका हो सकता है। विच इंस्ट्रूमेंट फैसिनेटेड हर। कौन सी इंस्ट्रूमेंट इसको फैसिनेट करती है। तो जैसा कि बोला वो पियानो सुनती है, तो यही इसके फैसिनेट करती है। तो जो आपका बी ऑप्शन होगा बच्चों वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। द वन टीचर हु रिकॉग्नाइज हर टैलेंट वॉज। जो एक टीचर रिकॉग्नाइज करती है उसके टैलेंट को, उसका नाम क्या होता है। उनका नाम होता है सिस्टर मार्गरेटा। ठीक है, इसका आप ध्यान देना। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ डिड दिस टीचर्स गाइडेंस हेल्प हर ओवरकम हर डिफिकल्टी। भाई कैसे उस टीचर के गाइडेंस ने एवलिन का हेल्प किया इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए, यानी उसको ख़त्म करने में। तो लिखेंगे द टीचर्स गाइडेंस हेल्प्ड मारिया ओवर हर डिफ़िकल्टी बाय रिकॉग्नाइजिंग हर टैलेंट एंड एनकरेजिंग हर टू लर्न म्यूजिक, स्पेशली द पियानो। This guidance likely provided her with the motivation and support she needed to pursue her interest म्यूजिक डिस्पाइट इन इनिशियल डिस्करेजमेंट फ्रॉम अदर टीचर्स। तो इस तरीके से बच्चों आंसर हम लिख देंगे। अगला है बच्चों आपका द लॉस्ट चाइल्ड से। अ बलून सेलर हेल्ड अ पोल विद मैनी कलर्ड बैलून्स। भाई एक पोल पे बहुत सारे कलर्ड बैलून्स होते हैं बैलून सेलर के पास। द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड बाय देयर ब्राइट कलर्स एंड वॉन्टेड वन।
और भाई जो बच्चा होता है वो देख के ना भाई अट्रैक्ट हो जाता है उसके अलग अलग कलर्स को, और कहता है कि एक तो मुझे भी चाहिए। बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड नॉट एग्री, बट वो जानता था कि उसके पेरेंट्स राजी बिल्कुल भी नहीं होंगे। सो ही वॉकड अवे क्वाइटली, तो वो चलता रहता है शांति से। इसके बेस पे बच्चों क्वेश्चन देख लेते हैं, ये और पार्ट है आपका। ठीक है, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा तो इस क्वेश्चन को आपको करना है। तो लिखेंगे व्हाट अट्रैक्टेड द चाइल्ड इन दिस सीन, भाई क्या अट्रैक्ट करती है चाइल्ड को, तो भाई ब्राइट कलर ऑफ बैलून्स, तो ये लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, द बैलून्स इन द पैसेज वर प्लेन कलरफुल टोन डल, तो भाई ये कलरफुल होते हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है कलर्ड बैलून्स, तो कलरफुल बैलून्स होते हैं। अगला है बच्चों fill in the blanks, the child knew his parents would call him dash if he asked for a balloon, तो भाई उसके नॉट एग्री, वो एग्री नहीं होते, रिफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, और डांटेंगे भी, तो ये लिख सकते हैं। आगे है what does this extract reveal about the child's feeling towards his parents, अब भाई क्या दर्शाता है ये एक्सट्रैक्ट, उस बच्चे की फीलिंग उसके पेरेंट्स के प्रति क्या दिखाता है। तो लिखेंगे this extract reveals that the child is aware of his parents' strictness and is hesitant to ask for something they might not approve of, और कहने का मतलब है बच्चा अपने पेरेंट्स के जो स्ट्रिक्टनेस होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, वो जानता है और सोचता है कि हाँ ये अप्रूव नहीं करेंगे जो मैं चाहूँगा। इट शोज दैट द चाइल्ड हैज़ अ सेंस ऑफ ओबीडियंस एंड फियर ऑफ हिज पेरेंट्स डिसअप्रूवल, तो वो जानता है, बच्चा आज्ञाकारी होता है अपने पेरेंट्स का और जानता है कि मेरे पेरेंट्स इसके लिए कभी भी अप्रूवल नहीं देंगे। तो यहाँ से बच्चों क्वेश्चन 6 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। पहुँचते हैं हम क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉर एनी वन ऑफ द टू गिवन। ठीक है, तो क्या है, टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. ये है बच्चों, इस पे ये हमारा लिया गया है द रोड नॉट टेकन से। तो क्वेश्चन देखेंगे व्हाट डिलेमा डज द पोएट फेस इन दिस स्टेंजा, भाई कौन सा डिलेमा जो होता है इस स्टेंजा में पोएट पाता है। तो डिलेमा क्या है भाई, चूजिंग द टू रोड्स दैट डाइवर्स इन अ येलो वुड, तो ये लिख देंगे। अगला है द येलो वुड रेफर्स टू, तो येलो वुड हमारा रेफर्स करता है फॉरेस्ट इन ऑटम सीजन। ठीक है, अगला द पोएट लुक डाउन द रोड टू वेयर इट डैश बेंट इन द अंडर ग्रोथ। अगला व्हाट लाइफ लेसन डज द पोएट कन्वे थ्रू द इमेज ऑफ टू रोड्स, तो लिखेंगे द पोएट कन्वेज द लाइफ लेसन दैट चॉइसेस वी मेक इन लाइफ हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन हु वी बिकम एंड द लाइफ वी लीड। कहने का मतलब है बच्चों चॉइसेस जो हमारे होते हैं ना, जो हम चॉइस करते हैं वो हमारे लाइफ को दिखाते हैं, इम्पैक्ट करते हैं कि हमारी लाइफ कैसी होगी। द पोएम सजेस्ट दैट वी मस्ट मेक चॉइसेस एंड दैट दिस चॉइसेस ऑफन इन्वॉल्व गिविंग अप वन ऑप्शन फॉर अनदर। द पोएम एनकरेजेस रीडर्स टू थिंक केयरफुली अबाउट द चॉइसेस दे मेक एंड बी कॉन्फिडेंट इन देयर डिसीजन, कि भाई चॉइसेस को तुम करो तो लेकिन कॉन्फिडेंस में रहो कि हाँ भाई जो मैंने सोचा है वो मैं करके रहूँगा। इसी का बच्चों और पार्ट है हमारा, ये है, इसको आप पढ़ लो बच्चों, इसके क्वेश्चन भी आप देख लो। हम सीधा ही 8th क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस। तो भाई 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, 5 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। तो लिखेंगे हाउ डिड एवलिन ग्लेनी लर्न टू सेंस साउंड विदाउट हियरिंग, भाई एवलिन कैसे सीखती है साउंड को सेंस करना, क्योंकि भाई उसको उसके पास तो सुनने की शक्ति नहीं होती। तो लिखेंगे एवलिन ग्लेनी लर्न टू सेंस साउंड विदाउट हियरिंग बाय डेवलपिंग अ यूनिक वे ऑफ परसीविंग म्यूजिक थ्रू टच एंड वाइब्रेशंस। भाई एवलिन ग्लेनी जो होती है ना, उसको ना जब वो टच करती है या फिर सुनती है तो उसको वाइब्रेट करता है, तो वो वाइब्रेशन से सुनती है कि हाँ कुछ चीज़ें हो रही हैं उसके आसपास। तो उसने एक नया वे बनाती है वो कि म्यूजिक को मैं कैसे सुन सकती हूँ। शी वुड प्लेस हर बॉडी ऑन द फ्लोर और नियर द स्पीकर्स टू फील द म्यूजिक, और वो भाई म्यूजिक के स्पीकर के इतने पास जाती है
कि वो म्यूजिक को फील कर सके। एंड ऑल्सो यूज हर स्किन टू सेंस द वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और भाई अपने स्किन को ऐसे करती है कि वो जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना उनके वाइब्रेशन को सुन सके, समझ सके, फील कर सके। दिस अलाउड हर टू हियर म्यूजिक इन हर ओन वे डिस्पाइट हर डेफनेस। और भाई ये उसको अलाउ करती है कि वो अपने ही वे में उस म्यूजिक को सुन सके, जबकि वो एक डेफ होती है, बहरी होती है। इस तरीके से बच्चों आंसर लिखेंगे। आगे देखिए, हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल टीचिंग एंड ट्रेडिशनल स्कूलिंग। भाई स्टोरी जो हमने पढ़ा था द फन दे हैड, उसमें बताना है कि भाई हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट द डिफरेंस। भाई स्टोरी में कैसे डिफरेंस बताया गया है कि मैकेनिकल टीचिंग कैसे होती है और हमारी जो ट्रेडिशनल टीचिंग होती है वो कैसी होती है। तो लिखेंगे द स्टोरी द फन दे हैड highlight the difference between mechanical teaching and traditional schooling by showing how a mechanical teacher in the future is unable to provide emotional support or human interaction। कहने का मतलब है बच्चों, हमें स्टोरी दिखाई गई है फ्यूचर की, जहां बताया जाता है कि एक मैकेनिकल टीचर होता है जो भाई कभी भी इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पाता, ना ही ह्यूमन इंटरेक्शन होता है। वो सिर्फ आता है, पढ़ाता है, जाता है, बस यही होता है। वेयर एज a traditional teacher in the past is able to make learning fun and engaging। लेकिन जो पास्ट के टीचर यानी जो हमारा समय चल रहा है बच्चों, यहाँ पे टीचर एक दूसरे से एंगेज करता है और लर्निंग को और फन बनाता है। द स्टोरी कॉन्ट्रास्ट द रिजिड इनपर्सनल अप्रोच ऑफ द मैकेनिकल टीचर विद द मोर फ्लेक्सिबल एंड केयरिंग अप्रोच ऑफ अ ह्यूमन टीचर। तो इस तरीके से बच्चों आंसर हमें लिखना है। आगे देखिए, हाउ डज केजियाज एटीट्यूड टुवर्ड्स हर फादर चेंज इन दी एंड। भाई जो केजिया होती है उसका जो एटीट्यूड होता है, उसका जो बर्ताव होता है अपने फादर के लिए, वो लास्ट में आते आते कैसे चेंज हो जाता है। क्योंकि जो केजिया होती है वो अपने पापा को रूड मानती है, बहुत बेकार मानती है, लेकिन क्या होता है लास्ट में ऐसा, तो चलो बताता हूँ। केजियाज एटीट्यूड टुवर्ड्स हर फादर चेंजेस फ्रॉम फियर एंड डिस्टेंस टू लव एंड अंडरस्टैंडिंग। डर और दूरी से लव और समझने वाली जो उसकी एटीट्यूड थी चेंज होती है। भाई वो पहले डरती थी अपने फादर से, दूर रहती थी, लेकिन अब वो अपने पापा से प्यार करती है, अपने पापा को समझती है। तो ऐसा क्या हुआ था बताता हूँ। इनिशियली शी इज अफ्रेड ऑफ हर फादर स्ट्रिक्टनेस एंड रफनेस। स्टार्टिंग में वो अपने फादर के स्ट्रिक्टनेस से और भाई रूड बिहेवियर से बहुत ज़्यादा डरती है। बट आफ्टर मेकिंग अ डॉल्स हाउस एंड बीइंग कंफर्टेड बाय हिम ड्यूरिंग अ नाइटमेयर, लेकिन जब एक डॉल हाउस वो बनाती है और अपने फादर, उसके फादर जो होते हैं वो भाई उसको सलाह देते हैं, कंफर्ट देते हैं कि बेटा डरो मत, सपना बेकार सपना सपना ही था। शी बिगिंस टू सी हर फादर इन अ डिफरेंट लाइट। और वो उस समय से अपने फादर को एक अलग तरीके से देखना शुरू कर देती है। She realizes that her father loves her and is not as scary as she thought। और वो उस समय रियलाइज करती है कि मेरे फादर मुझसे प्यार करते हैं, जितना मैं डरती हूँ उतने खतरनाक मेरे फादर नहीं है। एंड दिस अंडरस्टैंडिंग ब्रिंग्स देम क्लोजर टुगेदर। और ये अंडरस्टैंडिंग दोनों को पास ले आती है। तो बच्चों इस तरीके से ये आंसर भी हमारा हो जाएगा। आगे देखते हैं, वाई इज आइंस्टाइन रिमेंबर्ड एज अ ह्यूमैनिटेरियन एज वेल एज जीनियस। भाई जो आइंस्टाइन होते हैं वो ह्यूमैनिटेरियन होते हैं और जीनियस भी होते हैं। कैसे, का, वाई क्यों? तो लिखेंगे आइंस्टाइन इज रिमेंबर्ड एज अ ह्यूमैनिटेरियन एज वेल एज जीनियस बिकॉज ऑफ हिज कमिटमेंट टू पीस। क्योंकि वो भाई पीस चाहते थे, शांति चाहते थे, सिविल राइट्स चाहते थे एंड सोशल जस्टिस चाहते थे। ही यूज्ड हिज फेम and influence to speak out against racism, nationalism and militarism and to promote nuclear disarmament and international cooperation। और वो भाई बोलते थे किसके, भाई रेसिज्म, काले गोरे का जो भेद होता है ना उसके ऊपर बोलते थे, नेशनलिज्म के ऊपर बोलते थे, मिलिट्रिज्म के ऊपर बोलते थे। जैसे भाई जो फौजी लोग होते, सैनिक होते हैं ना, उस समय दबदबा था इनका, तो उसके खिलाफ बोलते थे। और भाई बोलते थे कि न्यूक्लियर जो डिजास्टर है वो बहुत खतरनाक होता है, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी करते थे। हिज ह्यूमैनिटेरियन वर्क एंड एडवोकेसी फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी हैव मेड
him a legendary figure, not just as a brilliant physicist but also a champion of humanity. और वो भाई लेजेंडरी ब्रिलियंट फिजिसिस्ट होते हैं और चैंपियन ऑफ ह्यूमैनिटी भी होते हैं। आगे देखिए, वाई डज द डॉक्टर इन द स्टोरी कॉल हिमसेल्फ फुलिश एंड स्टूपिड, कि भाई क्यों डॉक्टर अपने आप को फुलिश और स्टूपिड बोलते हैं। तो लिखेंगे द डॉक्टर इन द स्टोरी कॉल्स हिमसेल्फ फुलिश एंड स्टूपिड बिकॉज ही रियलाइजेस दैट ही वॉज केयरलेस एंड एरोगेंट इन हिज हैंडलिंग ऑफ द स्नेक। और भाई वो अपने आप को स्टूपिड और फुलिश कहता है, क्यों? वो रियलाइज करता है कि मैं केयरलेस था, मैं घमंडी था स्नेक को हैंडल करने में। ही हैड बीन admiring his reflection in the mirror while the snake was coiled behind him, and he narrowly escaped being bitten. His fulness and lack of attention to his surroundings almost led to disaster, and he recognizes his mistake and feels ashamed of his behavior. तो इस तरीके से बच्चों ये आंसर भी हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन 9 क्या है बच्चों हमारा? आंसर द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन है, How did the narrator's family realizes that keeping Tutu was troublesome? कि भाई जो नरेटर्स की फैमिली होती है ना, वो भाई कैसे रियलाइज करते हैं कि भाई टोटो ट्रबल खड़ा करता है, मुश्किलें बढ़ाता है। तो लिखेंगे द नरेटर्स फैमिली रियलाइज दैट कीपिंग टोटो वॉज ट्रबलसम व्हेन द मंकी स्टार्टेड कॉजिंग केओस इन द हाउस। भाई टोटो एक मंकी होता है, इतना पता है ना आपको। तो भाई वो कब रियलाइज करते हैं? जब बोलते देखते हैं वो कि भाई अब घर में ना वो उल्टे सीधे चीज़ें करने लगा, केओस मचाने लग गया है। He would jump from one room to another, break glasses and cups and even steal food from the kitchen. और भाई इस घर से उस घर वो भागता जाता है, कभी कप्स तोड़ता है, कभी ग्लासेस तोड़ता है, और भाई ये तो हमारे खाना भी चोरी कर लेता है। इस चीज़ से भाई ये लोग परेशान हो गए। द फैमिली फाउंड इट डिफिकल्ट टू मैनेज टोटोस मिसचीवियस बिहेवियर। और भाई ये जो नटखटी बिहेवियर थी ना इसकी, इससे यार परेशान हो गए बिल्कुल। एंड इट बिकम क्लियर दैट कीपिंग हिम एज अ पेट वॉज नॉट अ गुड आइडिया। और वो रियलाइज करते हैं कि भाई इसको अब एक पालतू जानवर की तरह हम नहीं रख सकते, भगाओ इसको। द फैमिलीज ट्रबल्स बिगेन टू मल्टीप्लाई एंड दे स्ट्रगल टू कोप विद टोटोज एंटिक्स। और भाई ये चीज़ें बढ़ती गई और भाई बोल ये समझ में आ गया इनको कि भाई अब इसे भगाना ही पड़ेगा। अगला है, हाउ डज ईश्वरन शो इज इमेजिनेशन एंड स्टोरी टेलिंग स्किल। कि भाई कैसे ईश्वरन अपनी इमेजिनेशन और स्टोरी टेलिंग स्किल दिखाता है। तो लिखेंगे ईश्वरन शोज इज इमेजिनेशन एंड स्टोरी टेलिंग स्किल बाय नरेटिंग अ थ्रिलिंग स्टोरी अबाउट अ टाइगर दैट हैड बीन टेरराइजिंग अ विलेज। वो भाई अपनी स्टोरी बताता है कैसे, एक भाई टाइगर का बताता है कि भाई वो एक गांव में जाता है और गांव वालों को डराता है। He uses vivid descriptions and exciting details to captivate his audience. और भाई वो यूज़ करता है भाई vivid descriptions, अलग अलग के descriptions and exciting details कि भाई जो ऑडियंस है ना वो कैप्टिवेट रहे, भाई बने रहे बिल्कुल। ईश्वरन स्टोरी इज फुल ऑफ सस्पेंस एंड ड्रामा। और भाई जो उसकी स्टोरी होती थी ना, फुल ऑफ सस्पेंस पे सस्पेंस होता था और ड्रामा तो बहुत ज़्यादा होता था। And he uses his imagination to create a sense of fear and tension. और भाई जो इमेजिनेशन होती थी ना, वो एक सेंस ऑफ डर, भाई डर को बनाती थी, टेंशन को बनाती थी कि आगे क्या हुआ होगा, आगे क्या हुआ होगा। सोचो इसका इमेजिनेशन कितना मस्त होता होगा। His storytelling skill is impressive and he is able to engage his listeners and keep them on the edge of their seat. और भाई जो इसकी स्टोरी टेलिंग थी ना वो बहुत इंप्रेसिव थी, और भाई वो भाई लिसनर को, ऑडियंस को ऐसे एंगेज करती थी कि भाई वो सीट से अपने हट ही नहीं पाते थे। तो भाई मस्त था भाई इसका स्टोरी टेलिंग। हाउ डिड द गुरु आउटविट द किंग एंड सेव हिज डिसाइपल। कि भाई जो ये हमारा गुरु होता है वो कैसे राजा के चुंगल से निकलता है और अपने डिसाइपल यानी अपने चेलों को बचाता है। लिखे होंगे द गुरु आउटविटेड द किंग एंड सेव्ड हिज डिसाइपल बाय यूजिंग हिज विजडम एंड कनिंग। भाई वो अपनी होशियारी दिखा के ना अपने डिसाइपल और अपने आप को बचा लेता है। कैसे? When the king ordered the guru to make his disciple eat the poisonous fruit, the guru cleverly tricked the king by eating the fruit himself. भाई किंग जब भाई क्या करता है, एक ना वो बुलाता है कि भाई एक फ्रूट मंगाओ जो पॉइजनस हो और भाई ये इसको डिसाइपल को खिलाओ, लेकिन गुरु क्या कहता है कि नहीं 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 मैं खाऊंगा, तो ये लड़ने लग जाते हैं।
द गुरु देन आस्क्ड द किंग टू ईट द फ्रूट which was actually a normal fruit, and the king was forced to eat it. The guru's cleverness and quick thinking saved his disciples' life and exposed the king foolishness. इस तरीके से बच्चों ये आंसर भी हम लिख देंगे। अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन 10th है बच्चों हमारा, आंसर द टू क्वेश्चंस इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट द थीम ऑफ फियर एंड लव इन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप? द लिटिल गर्ल के चैप्टर से लेना है कि भाई कैसे फियर एंड लव जो था एक बेटी मतलब पेरेंट और चाइल्ड के बीच में, तो वो क्या थीम क्या दिखाता है हमें लिटिल गर्ल के जो केजिया की स्टोरी थी ना उसके ऊपर से हमें दिखाना है। तो लिखेंगे द स्टोरी द लिटिल गर्ल हाईलाइट द थीम ऑफ फियर एंड लव इन अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप थ्रू केजियास कॉम्प्लेक्स इमोशंस टुवर्ड्स हर फादर। क्योंकि जो केजियास के जो इमोशंस होते हैं ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके फादर के लिए, क्योंकि पहले अपने फादर से दूर रहती थी, डरती थी, लेकिन वो चीज़ लव में चेंज हो जाती है आगे चल के। इनिशियली केजिया fear her father's strictness and roughness, but as she grows closer to him, she begins to understand his love and care. भाई ये वो ना केजिया डरती है अपने फादर के स्ट्रिक्टनेस से और रूडनेस से, रफनेस से, बट जैसे जैसे वो फादर के पास जाती है तो उसको समझ में आता है कि जो फादर होते हैं ना वो उसके प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं। द स्टोरी शोज हाउ फियर एंड coexist with love and how a child's perception of their parent can change as they mature. तो यहाँ पे दिखाता है कि किस तरीके से जब बच्चा बड़ा होता जाता है तो जो उसका परसेप्शन होता है, जो उसकी सोचने की शक्ति होती है, वो कैसे मैच्योर होती जाती है। अल्टीमेटली केजिया's लव फॉर हर फादर डीपन्स, यानी वो भाई बढ़ता ही चला गया केजिया का लव अपने फादर के लिए। एंड शी लर्न्स टू अप्रिशिएट हिज अफेक्शन, और भाई उस चीज़ को वो अप्रिशिएट करने लग जाती है। अगला है, व्हाट डज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ टीच अस अबाउट सिंप्लिसिटी एंड डिवोशन टू आर्ट? व्हाट डज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ हमें भाई बिस्मिल्लाह खान की लाइफ कैसे टीच करती है कि भाई अगर हम सिंप्लिसिटी से रहते हैं और अपने आर्ट को प्यार करते हैं, इसके ऊपर हमें आंसर लिखना है। तो लिखेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ टीचेस अस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ सिंप्लिसिटी एंड डिवोशन टू आर्ट। ठीक है, डिस्पाइट अचीविंग ग्रेट सक्सेस एंड फेम, खान रिमेन सिंपल एंड हम्बल। भाई इतना ज़्यादा सक्सेस होने के बाद भी वो भाई सिंपल होते हैं और विनम्र होते हैं। लिविंग इन अ स्मॉल रेंटेड रूम इन बनारस, भाई वो एक किराए के मकान में रहते हैं जो कि बनारस में होता है। हिज डिवोशन टू हिज आर्ट द शहनाई इज एविडेंट इन हिज टायरलेस प्रैक्टिस एंड डेडिकेशन टू हिज क्राफ्ट। और भाई जो उनका जो प्यार होता है उनके शहनाई के लिए, वो हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा होता है। खान्स लाइफ शोज दैट ट्रू ग्रेटनेस कम्स फ्रॉम अ डीप पैशन फॉर वंस आर्ट। और भाई जो बिस्मिल्लाह खान जी का लाइफ है हमें बताता है कि भाई किस तरीके से एक चीज़ पे अगर हम रहते हैं तो किस तरीके से वो पैशन हमारे आर्ट में तब्दील हो जाता है। एंड दैट सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी आर एसेंशियल क्वालिटीज फॉर एन आर्टिस्ट to cultivate his life is an inspiration to pursue one's passion with dedication and simplicity। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन भी हम कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। हाउ डज द ऑथर हाईलाइट द इनोसेंस एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड? तो भाई हमें चाइल्ड के बारे में बताना है कि भाई कैसा था वो बच्चा, इनोसेंट था, अलग सा था, क्या हुआ था बच्चों के साथ द लॉस्ट चाइल्ड में। तो लिखेंगे द ऑथर हाईलाइट्स द इनोसेंस एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड बाय डिपिक्टिंग हिज फैसिनेशन विद द बैलून्स एंड हिज डिजायर टू हैव वन। भाई कैसे दिखाया कि भाई वो चाहता था बैलून्स को, एक बैलून्स को चाहता था। द चाइल्ड्स हेजिटेशन टू आस्क हिज पेरेंट्स फॉर अ बैलून फियरिंग देयर रिफ्यूजल शोज हिज वल्नरेबिलिटी। और भाई बच्चा चाहता तो था एक बैलून, लेकिन वो भाई डरता था अपने पेरेंट्स से पूछने में, क्योंकि वो जानता था कि उसके पेरेंट्स रिफ्यूज़ कर देंगे। तो ये शो करता है उस बच्चे की वल्नरेबिलिटी को। द ऑथर्स यूज ऑफ सिंपल एंड नाइव लैंग्वेज ऑल्सो एड्स टू द चाइल्ड्स इनोसेंस। और भाई जो ऑथर ने सिंपल और अच्छे लैंग्वेज यूज़ किया है तो वहाँ पे और दिखाया जाता है चाइल्ड के इनोसेंस को। द चाइल्ड ट्रस्ट इन हिज पेरेंट्स एंड हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर अप्रूवल और डिसअप्रूवल ऑल्सो अंडरस्कोर्स हिज वल्नरेबिलिटी। और भाई चाइल्ड अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट करता है, उसको पता है
कि अगर मैं पूछता हूँ अपने पेरेंट्स को बैलून के लिए तो वो अप्रूव करते हैं या डिसअप्रूव करते हैं। तो ये भी शो करता है उस बच्चे के वल्नरेबिलिटी को। ओवरऑल द ऑथर पोर्ट्रेज द चाइल्ड इज इनोसेंट, नाइव एंड वल्नरेबल। जहाँ भाई ऑथर बताता है कि बच्चा इनोसेंट है, नाइव है और वल्नरेबल होता है। आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, हाउ आर महेंद्रा एंड ईश्वरन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कि भाई महेंद्र और ईश्वरन एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं। वट डू देयर रिएक्शन शो अबाउट फियर एंड बिलीफ। और भाई क्या रिएक्शन होता है उनका, वट डू देयर रिएक्शन शो अबाउट फियर एंड बिलीफ, और उनका रिएक्शन डर और बिलीफ में क्या दिखाता है। तो लिखेंगे महेंद्र एंड ईश्वरन आर डिफरेंट इन देयर रिएक्शन टू द प्रेजेंट ऑफ टाइगर। भाई महेंद्र और ईश्वरन का जो रिएक्शन होता है दोनों का अलग होता है जब टाइगर उनके पास आता है। महेंद्र इज अ स्केप्टिकल एंड डिमिसिव। भाई वो स्केप्टिकल होता है, डिमिसिव होता है, लेकिन जो ईश्वरन होता है वो सुपरस्टिशियस होता है एंड बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द टाइगर। और वो भाई विश्वास करता है कि भाई टाइगर तो है। देयर रिएक्शन शो दैट फियर एंड बिलीफ आर सब्जेक्टिव एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव्स। Mahindra's skepticism represents a rational and logical approach, while Ishwaran's belief represents a more emotional and intuitive approach. और भाई जो ईश्वरन की जो स्टोरी टेलिंग होती है ना, वो भाई वो हमें इमोशनल करता है, सस्पेंस लाता है। तो भाई ईश्वरन के जो बिलीफ होता है ना वो काफ़ी अलग होता है। दैट डिफरेंस हाईलाइट्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन परसेप्शंस एंड द रोल ऑफ फियर एंड बिलीफ इन शेपिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो बच्चों यहाँ से हमारी वीडियो ख़त्म हो जाती है। ये बच्चों हमारा पार्ट 2 था। अगला सैम्पल पेपर अगर चाहिए होगा आपको तो हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना ख्याल